Assalamu alaikum. Our today's topic is cost of living, प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। डेफिनेशन वाइज जो है वो हर कॉन्सेप्ट को स्लाइड बाय स्लाइड जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। इसमें नंबर 1 है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ में बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइसेस को जांचने के लिए, उनकी फ्लक्चुएशंस को मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है वो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ एवरेज मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड्स। यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि बास्केट ऑफ गुड्स जो है बेसिकली क्या है। बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स या बास्केट ऑफ गुड्स। बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब है कि रेगुलर जितनी भी आइटम्स हैं जो कंज्यूमर्स के इस्तेमाल में आती हैं। अब वो रेगुलर आइटम्स में ऐसी आइटम्स जो कि हर कंज्यूमर ऑलमोस्ट हर कंज्यूमर जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। आटा है, चीनी है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त है। ठीक है जी, गोश्त में मुर्गी का गोश्त है, बीफ है, मटन है, चिकन है, फिश है। उसके अलावा जो भी आपकी रेगुलर आइटम है जो कि कस्टमर्स के इस्तेमाल में आती है उसको हम बास्केट ऑफ गुड्स में कंसिडर करते हैं। अब उस बास्केट ऑफ गुड्स का हम क्या करते हैं, रेगुलरली एक टाइम पीरियड के हिसाब से हम उसकी प्राइसेस को मेजर करते रहते हैं और फिर उन प्राइसेस को हम प्रीवियस बेस ईयर प्राइसेस के साथ कंपैरिजन करके अपना CPI निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बेस ईयर क्या है, इफ़ यू नो स्टैटिस्टिक्स, तो एक ऐसा साल बेस ईयर हम कंसिडर कर लेते हैं अपने मुख्तलिफ सालों में जिसमें कि हमारी प्राइसेस बहुत एवरेज रहती हैं, बहुत नॉर्मल, इवन के आम हालात हम उनको कह सकते हैं कि होते हैं उस साल के अंदर। प्राइसेस के बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइसेस के जो कीमतें हैं वो बड़ी साजगार होती हैं उस साल के अंदर। तो उस साल को हम अपना बेस ईयर बना लेते हैं और बाकी सालों से उसका कंपैरिजन करते हैं। A CPA is a statistical estimate constructed using the prices of a sample of representative items whose prices are collected periodically। कि जितने भी हमारे सैंपल प्राइसेस होंगी कमोडिटीज़ की, उनकी बुनियाद पर हम क्या करेंगे, अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की प्राइसेस को फाइनलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। PPI is a measure of average price received by producers of domestically produced goods and services। ये बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अपोजिट है क्योंकि ये प्रोड्यूसर से रिलेट होता है। प्रोड्यूसर अपनी कितनी चीज़ पैदा करता है और उन चीज़ों के बदले वो कितनी कीमत वसूल करता है। गुड्स या सर्विसेज कुछ भी इसमें आ सकता है। तो प्रोड्यूसर ने क्या रिसीव किया मार्केट से अपनी चीज़ को बेचने के बाद, ये बेसिकली उसको मेजर करता है। It is calculated by dividing the current prices received by the sellers of representative basket of goods by their prices in some base year multiplied by 100। तो वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि करंट प्राइसेस को हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द करंट प्राइसेस रिसीव्ड बाय द सेलर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स बाय देयर प्राइस इन सम बेस ईयर। जो हमारी करंट प्राइस है उसको हम अपने बेस ईयर से डिवाइड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100%, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो परसेंटेज में निकल आए। करंट प्राइस मैं फिर इसको बता देता हूँ, जो हमारी करंट प्राइस जिस साल को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी करंट प्राइस, फ़र्ज़ करें 2020 को हम स्टडी कर रहे हैं, 2021 को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारी करंट प्राइस जो भी उस साल के अंदर है उसको तकसीम हम कर देंगे अपनी बेस ईयर के साथ। बेस ईयर है, फ़र्ज़ करें हमारा 2000 हमारा बेस ईयर है, ठीक है जी। यहाँ हमारा 2011 जो है वो बेस ईयर है, तो उसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे इसको और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, हमारे पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आ जाए। इसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला होता है कि करंट प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी फार्मूला निकल आता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट।
द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और मनी इंटरेस्ट रेट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मनी you pay the lender for the use of money you borrowed. बेसिकली इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि आपने कर्ज लेने के बाद या कर्ज लेते वक्त आपने जो डिसाइड किया है, जो बैंक ने आपको ऑफर रेट दिया है कि जी हम इतना आपसे इंटरेस्ट रेट वसूल करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट बेसिकली बैंक डिसाइड नहीं करता, उसको सेंट्रल बैंक ऑफ एनी नेशन, किसी भी जो कंट्री है ना उसका सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट रेट वसूल करेगा, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के साथ जो भी आपकी वहाँ पे सेटलमेंट होती है, कर्जे के पीछे आपको जो अपनी किस्त अदा करनी होती है, सूद अदा करना होता है, उसको हम इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं। एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है और एक प्रिंसिपल अमाउंट से हट के आप जो पैसे पे करते हैं अपने। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और मनी इंटरेस्ट रेट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन मनी यू पे द लेंडर फॉर द यूज ऑफ द मनी यू बोरो। For instance, imagine that you borrowed $100 from your bank 1 year ago at 8% on your loan, but the nominal interest rate doesn't take inflation into account. यहाँ पे वो ये बात समझाना चाह रहा है कि आप अपने बैंक से $100 का कर्ज लेते हैं 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। इसका मतलब है कि आपको 8% के हिसाब से 8 जो डॉलर हैं वो पे करने पड़ेंगे 100 रुपए के पीछे। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आपका इन्फ्लेशन इसमें काउंट नहीं करेगा। इन्फ्लेशन की जो वैल्यू है मीन टू से मनी की वो डिक्रीज हुई है उसको वो काउंट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट। अ रियल इंटरेस्ट रेट इज एन इंटरेस्ट रेट दैट हैज बीन एडजस्टेड टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन टू रिफ्लेक्ट द रियल कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बोरोअर एंड द रियल यील्ड टू द लैंडर और टू एन इन्वेस्टर। वेरी सिंपल कि हम जब इन्फ्लेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी बहस में तो उसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ मनी इज गोइंग टू डिक्लाइन। जब डिफ्लेशन का वक्त वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होनी, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी बताना चाहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है बेसिकली इज एन इंटरेस्ट रेट दैट हैज़ बीन एडजस्टेड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन के रेट से मुबर्रा होता है, रेट से जो भी इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं और जो हमारे पास बाकी बचता है उसको रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इसके बाद उसने एक टर्म बोली है टू रिफ्लेक्ट इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, उसके बाद था टू रिफ्लेक्ट द रियल कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बोरोवर। कि हकीकत में कि रियल कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है फंड बोरोवर को, कर्ज लेने वाले को कितने पैसे गए और उसके पीछे उसने कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है। मैं इसकी एक आपको ये मिसाल दे देता हूँ कि आपने 100 जो है ना रुपए कर्ज बैंक से लिया, 100 रुपये कर्ज लेने के बाद आपने डिफाइन किया जी कि 8% मैं क्या करूँगा उस पर सूद पे करूँगा। 8 रुपये आप सूद देंगे जी 100 रुपये के पीछे 1 माह के बाद, एक मिसाल दे रहे हैं। अब उस 8 रुपये के बदले हम कहते हैं जी कि उसी महीने के अंदर जो है वो 100 रुपये की जो करेंसी नोट है जो हमने कर्ज लिया है उसकी वर्थ रह जाती है 90 रुपये। अब 90 रुपये के पीछे असूली तौर पे तो मुझे 8% कर्ज नहीं देना बनता, असूली तौर पे तो मुझे समवेयर 7.5 या 7% देना बनता है 90 रुपये के पीछे, ठीक है ना जी। 7% मेरा लोन बनता है क्योंकि मेरे रियल एसेट जो हैं वो तो डिक्लाइन हो गए इन्फ्लेशन की वजह से। तो जब रियल इंटरेस्ट रेट में हम ये बात डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तो फिर हम कहते हैं जी कि इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का मतलब अगर हम 100 से 90 पे हमारे पैसे की वैल्यू गई है तो अल्टीमेटली हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रियली पीछे मूव होना चाहिए, वो भी 8% से 7% जाना चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती हो जाए। तो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसमें जो हम पीछे पॉइंट पढ़ के आए उसमें ऐसी बहस ऐसी बात नहीं होती, उसमें यही वो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, कुछ भी है, आपके साथ जो भी हमने तय कर लिया 8% वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट को डिस्कस अपनी बहस में नहीं करता, जबकि रियल इंटरेस्ट रेट इस बात को अंडर द डिस्कशन लेके आता है। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार, क्या रियल इंटरेस्ट रेट इज एन इंटरेस्ट रेट दैट हैज बीन एडजस्टेड टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन टू रिफ्लेक्ट द रियल कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बोरोवर। कि कितने कॉस्ट में जो है ना वो फंड जो हैं वो बोरोवर को पड़ रहे हैं, एंड द रियल यील्ड टू द लेंडर
और टू एन इन्वेस्टर, और रियल यील्ड कितनी आएगी टू एन इन्वेस्टर और लेंडर, जो भी लेंडर है, उधार देने वाला है, या जिसने इन्वेस्ट किया हुआ, या जो डिपॉजिटर है। ठीक है बेटे। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर हम 8% लेते हैं 100 रुपये के पीछे, ठीक है ना जी, तो 100 रुपये की जो वर्थ है वो कितनी हो गई है, 90 हो गई है। मैं फिर उस मिसाल को रिपीट कर रहा हूँ। और हमने जो 8 रुपये उससे सूद की वसूली में, सूद की मद में वसूल किए हैं, वो बेसिकली अब 8 रुपये नहीं है। लेंडर को जो यील्ड मिल रही है वो बेसिकली 8 रुपये नहीं है, 8 रुपये की वर्थ रह गई है 7 रुपये के बराबर। ठीक है जी, उसकी भी वर्थ क्या है, डिक्रीज हो गई है। तो रियल इंटरेस्ट रेट ये कहता है कि क्यों ना हम इसको एडजस्ट करें, इसको रियल फॉर्म पे लेके आए, कि जिस हालत में, जिस वो पोजीशन में रियली है, उस पोजीशन पे लाकर उसको खड़ा करें। रियल पोजीशन कितनी है जी, आप 8 रुपये की, रियल पोजीशन है 7 रुपये। ठीक, तो क्यों ना हम वो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके इन्फ्लेशन को 8 से 7 के ऊपर ले जाए उठा के। और जिस जो 100 रुपये की रियल वर्थ थी वो 90 है, तो अब हम 90 ही उसको डिस्कस करें, 90 ही कंसिडर करें उसको, 100 रुपया ना कंसिडर करें। तो ये है बेसिकली रियल एसेट की रियल वैल्यू और रियल इंटरेस्ट रेट की रियल फेस। Inflation is a situation of rising prices in the economy. A more exact definition of inflation is a sustained increase in the general price level in an economy. The rate of inflation measures the annual percentage change in the general price level. Inflation या inflation rate, उस दोनों का मतलब एक ही है, कीमतों का लगातार बढ़ते जाना किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो क्या है, इन्फ्लेशन कहलाता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या करता है जी, पैमाइश करता है बेसिकली एनुअल परसेंटेज चेंज कितनी आई है जनरल बात जो है ना कमोडिटीज के अंदर। मसलन क्या, हम इसकी मिसाल लेते हैं जी, 2019 के अंदर हमारे पास 100 चीज़ें थी मुल्क के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको एक, 100 चीज़ों में से हर चीज़ की कीमत जो थी वो थी 10 रुपये। 2020 के अंदर, वही एक साल के बाद के अंदर, हमारी 100 में से 50 चीज़ों की कीमतें जो थी वो 10 से 12 रुपये हो गई। बाकी 50 चीज़ों की कीमतें 10 रुपये पे ही हैं, वो तब्दील नहीं हुई, जबकि 50 चीज़ों की कीमत जो थी वो 10 से 12 रुपये हो गई। बेसिकली हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट इन 50 कमोडिटीज व्हाइल देयर इज अ जीरो इन्फ्लेशन रेट इन अनदर 50 कमोडिटीज। जिनकी कीमत 10 से 10 पे रही, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, सिफर, जीरो, कोई इंक्रीज नहीं आया। जबकि जो बाकी 50 चीज़ें थी जिनकी कीमतों में इजाफा हो गया, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये है बेसिकली इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी। Productivity is commonly defined as a ratio between the output volume and the volume of inputs. In other words, it measures how efficiently production inputs such as labor and capital are being used in an economy to produce a given level of output. इसकी मैं छोटी सी एक आपको मिसाल देता हूँ, उससे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक वर्ड होता है प्रोडक्शन, पैदावारियत। एक वर्ड होता है प्रोडक्टिविटी, पैदावारी सलाहियत। एक फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर काम करता है, उसको डेली की उजरत मिलती है 100 रुपये। उसने 10 घंटे काम करना है, ठीक है जी, तो उसको मिलेंगे 1000 रुपये। 1 घंटा काम करेगा तो हम मिसाल देते हैं जी कि घंटे का उसको 100 रुपये मिलेगा, 10 घंटे को उसको मिलेंगे 1000 रुपये। अब 10 घंटे के बदले मजदूर की ड्यूटी ये है कि उसने आपको 10 यूनिट्स पैदा करके देने। वो 10 यूनिट्स क्या हैं, हम कह देते हैं जी कि वो 10 कोई पेंसिल्स के यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके देता है। अगर तो वो लेबर, वो मजदूर आपको 100 रुपये घंटे के बदले एक पेंसिल बना के देता है, 200 रुपये के पीछे 2 पेंसिल्स, 300 के 3 पेंसिल्स, 400 की 4 पेंसिल्स, 1000 रुपये की 10 पेंसिल्स बना के देता है, ठीक है जी, देन फाइन, वो अपनी जो उसने मजदूरी की है वो वेरी गुड, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, जो हम उससे डिमांड कर रहे हैं वो हमारी पूरी कर रहे हैं।
लेकिन अगर वो मज़दूर 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, ठीक है, 10 घंटे की 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, लेकिन पेंसिल्स वो 9 प्रोड्यूस करता है, 9 पेंसिल्स प्रोड्यूस करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? नेगेटिव प्रोडक्टिविटी है, लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी का हिस्सा। इसी तरह इकोनॉमी के अंदर जब भी हम प्रोडक्शन की, जब भी बिजनेस की बात करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इज़ अ मेजर जो है वो एलिमेंट है जो कि डिफाइन करता है पैदावार, किसी भी बिजनेस की तरक्की या किसी भी बिजनेस की तनज़ली को, कि कोई बिजनेस अच्छा ऊपर जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, फ्लॉरिश कर रहा है, नरिश कर रहा है, या फिर जो बिजनेस है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल एसिड्स। अब कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो है, इसमें हम पानी कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, इसके अलावा हम इसको पहाड़ कह सकते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास बेसिकली रॉ मटेरियल होता है जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि रेडीमेड तो इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि बनी बनाई चीज़ हो और वो हम उसको ऐसा सच इस्तेमाल कर लेते हो। उसको हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें इंडस्ट्री के थ्रू मशीन्स, टेक्नोलॉजी, चीज़ें इस्तेमाल करके हम क्या करना पड़ता है, उनको प्योरीफाइड करना पड़ता है ताकि वो हमारे काबिल इस्तेमाल हो सके। तो इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल एसेट्स, रॉ मटेरियल्स occurring in nature that can be used for economic production or consumption. Context: they are subdivided into 4 categories: mineral, energy resources, soil resources, water resources and biological resources. तो ये उनको 4 उन्होंने बल्कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मेजर। एक मिनरल इंडस्ट्री है, जैसे कि आपके पास मादनियात होती हैं, जितनी भी मादनियात है, नमक है आपके पास, ठीक है जी, आपके पास कोल है, आपके पास क्या उसे कहते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, ये सब मिनरल्स के ज़िम्मे में आते हैं। फिर एनर्जी सोर्सेज में आपके पास कोल इधर आएगा, मिनरल में नहीं आएगा। एनर्जी रिसोर्सेज में कोल आ जाएगा, आपके पास गैस आ जाएगी, पेट्रोल आ जाएगा, ये सब एनर्जी रिसोर्सेज हैं। सॉइल रिसोर्सेज में आपके पास देखें कि सॉइल के अंदर भी बेशुमार मादनियात मौजूद हैं, जैसे कि पोटाशियम है, नाइट्रोजन है तो वो ये सॉइल के अंदर बेनिफिशियल होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज में पानी है, पानी पीने के इस्तेमाल में लेके आते हैं उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, कश्तियाँ चलती हैं, ये भी आपके लिए एक रिसोर्स बन जाता है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं। तो एनीहो ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स के ज़िम्मे में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैचअप इफेक्ट। कैचअप इफेक्ट अल्टरनेटिवली कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्वर्जेंस states that poor or developing economies grow faster compared to economies with a higher per capita income and gradually reach similar high levels of per capita income. कैचअप इफेक्ट बेटा बेसिकली कि इकोनॉमीज जो हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज या पुअर इकोनॉमीज वो हायर जो पर कैपिटा इनकम वाली इकोनॉमीज होती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज होती हैं, उनके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं, क्योंकि उनके अंदर अर्ज होता है, तरक्की करने की ख्वाहिश होती है, उनके अंदर फलने फूलने की, आगे निकलने की अर्ज होती है, वो डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप हो चुके होते हैं, उनके लोग जो होते हैं वो सुखल हो चुके होते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं, लाइजर जो चीज़ें लग्जरी के पीछे वो पड़ जाते हैं लोग। ये तो 5 स्टेजेस ऑफ रोस्टो भी है ना डेवलपमेंट इकोनॉमी की, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से भी कभी इतफाक हो पढ़ने का, तो 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है रोस्टो की। तो उसने भी ये बात बताई है कि जब एक नेशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है, डेवलप्ड नेशन हो जाती है, तो उसका मैस कंजम्पशन का वो जो स्टेप है उसमें वो डिस्कस करता है कि वो लोग आसानी पसंद हो जाते हैं, लग्जरियस जो है ना वो लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए फिर वो हार्ड वर्कर नहीं रहते। तो कैचअप इफेक्ट में बेसिकली यही चीज़ है कि पुअर एरिया ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में काम ज़्यादा करने की अर्ज होती है, तरक्की करने की अर्ज होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी से डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के पास पहुंच जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज एन इंटेंजिबल एसेट और क्वालिटी not listed on the company's balance sheet. It can be classified as the economic value of the worker's experience and skills. This includes assets like education, training, intelligence, skills, health,
and other things employers value such as loyalty and punctuality. ह्यूमन कैपिटल, इंसानी सरमाया, तो यहाँ पे वो डिस्कस ये कर रहा है कि ये बैलेंस शीट में तो नहीं कहीं ये बात लिखी जाती ह्यूमन कैपिटल, लेकिन ये चीज़ें आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्टर करती हैं और बेहतर बनाती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। जिसमें कि उन्होंने इसको स्लाइड में डिस्कस किया है कि वर्कर्स के एक्सपीरियंस और स्किल्स फर्म के साथ रहते हुए या बाहर से नए वर्कर्स फर्म में आते हैं, उनके एक्सपीरियंस और स्किल्स जो वो माशरे से सीखते हैं। उसके बाद उनके एसेट्स लाइक एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, इंटेलिजेंस है, स्किल्स हैं, हेल्थ है एंड अदर थिंग्स एम्प्लॉयर्स वैल्यू सच एज लॉयल्टी एंड पंक्चुअलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या कहता है कि आपकी फर्म को, आपके कारखाने को, आपके बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, नरिश करने के लिए या इसको रैपिडली इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास बस ये 12 वाले पॉइंट ही हैं जी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।